हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आज देख रहे हैं आप जीव और समष्टि अर्थात ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन के बारे में। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है जिसमें आपको प्रकृति में उपस्थित जीव परस्पर किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, अर्थात प्रकृति में जो जीव है या जो समष्टियां हैं, जीव है वो मिलकर के किसी क्षेत्र विशेष के समस्त सजीव मिलकर के समष्टि का निर्माण करते हैं। ये समष्टियां परस्पर किस प्रकार से पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं करती है, पॉपुलेशन की इंटरैक्शन क्रियाएं या इंटरैक्शन मैकेनिज्म क्या क्या रहती है और किस प्रकार से अंतर्निहित क्रियाएं करती हुई समष्टि के जो जीव है वो आपस में अंतर संबंधित रहकर अपना सामान्य जीवन जीते हैं। देखिएगा बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि प्रकृति में कोई भी, लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि प्रकृति में कोई भी सजीव अपना अकेला अस्तित्व नहीं रख सकता। अर्थात सबसे पहली बात तो है कि प्रकृति के अंदर उपस्थित पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर संबंधित रहते हुए अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। इन अन्योन्य क्रियाएं में ये पारितंत्र के जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ अंतर्निहित अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। साथ ही साथ ये जैविक घटक आपस में भी अंतर्निहित कुछ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं जिनको समष्टियों की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। इस पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेने वाले सजीवों पर किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे, अर्थात लाभदायक प्रभाव रहेंगे या हानिकारक प्रभाव रहेंगे। आपस में क्रिया करने वाले दोनों सजीवों या जैविक घटक जो है वो आपस में दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, या एक को लाभ व दूसरे को हानि होगी, या एक को लाभ व दूसरे को न तो लाभ और न हानि होगी, या परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करने वाले दोनों सजीवों को लाभ होगा। इसके आधार पर इस अन्योन्य क्रियाओं को अर्थात पारितंत्र में उपस्थित समष्टि के विभिन्न सजीवों के बीच पाई जाने वाली इन अन्योन्य क्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं, जिनको हानिकारक अन्योन्य क्रियाएं भी कहते हैं। ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं या हानिकारक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का मतलब यह है कि पारितंत्र में उपस्थित समष्टि या सजीवों या किसी जाति विशेष के दो जीवों के बीच जब अन्योन्य क्रिया होती है तो एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होती हो, एक जीव को लाभ व दूसरे को हानि होती हो, तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को ऋणात्मक या हानिकारक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। ऋणात्मक या हानिकारक अन्योन्य क्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली है प्रिडेशन यानी परभक्षण, दूसरी है कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा, और तीसरी है परजीविता या पैरासाइटिज्म। इन तीनों की परिभाषाओं के बारे में मैं कल के वीडियो में आपको अंत में बता रहा था। अब आज अपन इन तीनों हानिकारक या ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पारितंत्र में उपस्थित समष्टि में उपस्थित किस प्रकार के जीव कैसी परस्पर हानिकारक अन्योन्य क्रियाएं करते हुए एक दूसरे को हानि पहुंचाकर और एक सजीव अपना लाभ लेता है। इसी के आधार पर, इन प्रकृति के आधार पर, अर्थात इन ऋणात्मक या हानिकारक अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेने वाले सजीवों को लाभ और हानि की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो इनका भाग है वो है प्रतिस्पर्धा, सबसे पहला जो इसका भाग है वो है परभक्षण। परभक्षण नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भक्षित किया जाएगा, अर्थात एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाया जाएगा। वो खाने वाला जीव प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है या द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है या तृतीय उपभोक्ता हो सकता है, और जिसको खाया जाएगा वो उत्पादक भी हो सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है। ये सारे क्या है, इनके बारे में अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में देखेंगे। किंतु मैं आपको बता दूं कि जो परभक्षण अन्योन्य क्रिया है इसमें सीधी और सिंपल सी बात है कि इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक जीव, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का भक्षण होगा। अर्थात बहुत सिंपल बात है कि एक परभक्षी होगा
पर भक्षी होगा और दूसरे का भक्षण किया जाएगा। एक पर भक्षी है जिसके द्वारा जिस दूसरे अन्य जीव का भक्षण किया जाता है, अर्थात वो भक्ष्य होगा। ये भक्ष्य है, इस पर भक्षी या भक्ष्य द्वारा भक्षक को खाया जाएगा, अर्थात एक का भक्षण होगा। तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक जीव जो पर भक्षी है उसको तो लाभ होगा और जिसका बेचारे का भक्षण होगा उसको हानि होगी, उसके अस्तित्व पर संकट पैदा होगा। अब पर भक्षण का जो संबंध है वो पारितंत्र में, प्रकृति में परस्पर दो जीवों के बीच पाए जाने वाला ये जो संबंध है, इस संबंध में पारिस्थितिकी संतुलन या प्राकृतिक रूप से किसी पारितंत्र को संतुलित करने में अति आवश्यक होता है। और ऐसा प्रकृति में देखा भी जाता है कि एक खाद्य श्रृंखला में, पारितंत्र के अंदर जो खाद्य श्रृंखला होती है, उस एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव के द्वारा दूसरे जीवों को भक्षित किया जाता है या खाया जाता है। उसके सिंपल से उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। सबसे पहला है मेंढक के द्वारा या छिपकली के द्वारा, मेंढक या छिपकलियों के द्वारा छोटे कीटों का भक्षण। ये भक्षक है और ये भक्ष्य, ये भक्षक और ये कीट है वो क्या है, भक्ष्य होते हैं। उसी प्रकार से शाकाहारी जीवों द्वारा, शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी जीवों के द्वारा समस्त पेड़ पौधों या विभिन्न पादपों का क्या होता है, भक्षण होता है। पादप भी क्या है, जीव, ये भी क्या है, जीव। एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का भक्षण किया जाता है। शाक भक्षी कीटों के द्वारा, अगला उदाहरण इसका, शाक भक्षी कीटों के द्वारा बहुत सारे पादपों को खाया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो, पारितंत्र में मैं ये कहूं मेंढक और छिपकली नहीं हो, तो छोटे मोटे कीट जो इंसेक्ट है, कीट पतंग है, वो लाइट में इतने हो जाते हैं कि आप सबका जीना दुर्लभ हो जाता है। यानी सामान्य जीवन को या पारितंत्र को संतुलित करने के लिए प्रकृति में उपस्थित दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध स्थापित किया जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा करके और पारितंत्र या पारिस्थितिकी में या इकोसिस्टम में संतुलन या साम्य अवस्था को स्थापित करने में मदद करता है। प्रकृति में सदैव परभक्षी अधिक विवेकशील होता है। परभक्षी मतलब, परभक्षी का मतलब क्या है, ये परभक्षी है, ये परभक्षी है, ये परभक्षी है। ये परभक्षी जो होते हैं वो अधिक विवेकशील होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं। और इस विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता के कारण ही इन परभक्षियों द्वारा परभक्षियों का भक्षण किया जाता है। अब परभक्षी में अपनी बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता के कई सारे प्रकृति में उदाहरण हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। और कभी कभी परभक्षी जो है वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करेगा, विशेष प्रकार के फॉर्मोन, फिरामोन या हार्मोन का स्त्रावण करेगा जो भक्ष्य जीव को उसकी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करके अपने पास ले आएगा। अब इन परभक्षियों से भक्षित होते हुए और पारितंत्र में संतुलित अवस्था बनी रहे, इनके साथ साथ कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि परभक्षी जो है उनसे बचने के लिए परभक्ष्य जो होता है, जिनका भक्षण हो रहा है, उनमें भी कुछ विशेष प्रकार की अनुकूलताएं प्रकृति ने दी है जिनसे कि वो अपने आप को बचा करके और अपना सामान्य जीवन जी सके और पारिस्थितिकी संतुलन बना रह सके। जैसे मैं ये कहूं कि जहां मेंढक रहेगा, जहां चिपकली रहेगी, दीवार पर कहीं पर भी लाइट के आसपास कीट पतंग घूमते हैं, वहां चिपकली होगी तो कीट पतंग उस चिपकली के बार बार पास में आते हैं। ऐसा क्या है? तो मैं ये कहूंगा कि चिपकली के द्वारा विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। वो उन कीट पतंगों के लिए विशेष प्रकार की खुशबू या यूं कहें आकर्षित करने वाले हार्मोन होते हैं जिससे वो कीट पतंग उस चिपकली या मेंढक के पास में आते हैं और वो आराम से उनका भक्षण कर लेती है। वैसा ही ये तो है पर भक्षी जो होते हैं उनमें पाई जाने वाली अनुकूलताओं का उदाहरण। कहीं कहीं पर जिनका भक्षण होता है, परभक्षक जो होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती है कि वो परभक्षियों से खुद को बचा सके। जैसे छद्म आवरण की क्षमता पाई जाती है, जैसे कुछ ऐसे पादप है जिनके तने पर घने कांटे उपस्थित रहते हैं,
कुछ पादप ऐसे हैं जो अपने शरीर में कुछ विशेष प्रकार के लेटेक्स या विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे कि सामान्य अवस्था में पाई जाने वाली शाकाहारी जंतुओं के द्वारा उनका भक्षण नहीं हो और वो अपना सामान्य जीवन जी सके। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको बताऊंगा। अब पारितंत्र में परभक्षक और भक्ष्य के बीच में पारिस्थितिकी संतुलन या साम्य अवस्था बनी रहे, इसका एक उदाहरण है कि बात कर रहा हूं मैं 1920 की। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में नागफनी की जो फसल थी वो बड़े क्षेत्र में खरपतवार के रूप में फैल गई थी और इस फसल का नाम था प्रिकली पेयर कैक्टस, नागफनी। उदाहरण याद रखना, बात किसकी कर रहा हूं मैं, 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर नागफनी की एक किस्म थी प्रिकली पियर कैक्टस। याद रखना, प्रिकली पियर कैक्टस ये नागफनी की एक फसल थी जो 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर अधिक मात्रा में फैल गई थी। इस फसल इतनी खरपतवार के रूप में फैली कि बाकी कोई भी फसल उत्पन्न ही नहीं हो पाई और इसका एक पारितंत्र को संतुलित करने में एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आ गया कि नागफनी की प्रिकली पेयर कैक्टस जो प्रजाति थी वो अनियंत्रित होते हुए और बड़ी खरपतवार के रूप में फैल गई थी। अब उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ कि एक परभक्षी या यूं कहें शाकभक्षी कीट उत्पन्न हुआ, जिसका सलब, एक विशेष प्रकार की सलब की प्रजाति थी, उसको प्राकृतिक आवास में छोड़ करके और इस आक्रामक नागफनी की खरपतवार प्रिकली पेयर कैक्टस को खत्म किया गया। यदि ये शाकभक्षी सलब कीट की प्रजाति नहीं होती तो अब 1920 में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिकली पेयर कैक्टस की जो खरपतवार उत्पन्न होती उसको अपन कैसे खत्म करते। तो पारितंत्र को संतुलित करने के लिए प्रकृति ने हर एक चीज का विकल्प छोड़ा है और इसी एक विकल्प के रूप में परभक्षी और परभक्षी के संबंध के रूप में इस प्रकार का संबंध उपस्थित रहता था। ऐसा ही अमेरिका के प्रशांत महासागर, अगला उदाहरण बता रहा हूं परभक्षण का। अमेरिका के प्रशांत महासागर में एक बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, विशेष प्रकार का बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र था। उस क्षेत्र में पाइसेस्टर तारा मछली, पाइसेस्टर प्रजाति है किसकी, स्टारफिश की, तारा मछली की। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भी। ये बात कर रहा हूं मैं अमेरिका के प्रशांत महासागर के एक बंद अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाइसेस्टर नाम की तारा मछली थी जो मुख्य परभक्षी का कार्य करती थी। वहां पर किसका कार्य करती थी, उस समुद्र में परभक्षी का कार्य करती थी। अब उसको हटा लिया गया, तब अंतरजाति उस तारा मछली, ये तारा मछली थी उस समुद्र के अंदर परभक्षी का कार्य करती थी और अन्य जो भी अपृष्ठवंशी जातियां थी, अपृष्ठवंशी का मतलब है नॉन कॉर्डेट प्रजातियां जितनी भी थी, मोलस्का थे, जलीय ऑर्थोपोडा थे, मोलस्का के जीव थे, उन सब जीवों को खाने का कार्य ये तारा मछली करती थी। तो इस तारा मछली का काम क्या होता था, अंतरजातीय परभक्षण करती थी, खुद की जाति को नहीं खाती थी, दूसरे छोटे आकार के जो अपृष्ठवंशी जीव थे उनको ये खाने का कार्य करती थी। इस पाइसेस्टर तारा मछली को उस प्रशांत महासागर में से हटा लिया गया। जैसे ही उसको हटाते हैं तो एक साल के अंदर ही उस प्रशांत महासागर में 10 प्रकार की जातियां, 10 प्रकार की जातियां, किसकी जातियां, अपृष्ठवंशी जीवों की जातियां विलुप्त हो जाती है और उनके विलुप्त होने का कारण है अंतरजातीय स्पर्धा। पहले तो क्या करती थी, जो ज्यादा मजबूत पड़ते थे उनमें, यानी दूसरों को खाने में या दूसरों से जो स्पर्धा करने वाले थे उनको ये पाइसेस्टर नामक तारा मछली खा जाती थी। जैसे ही उस प्रशांत महासागर में से इस पाइसेस्टर नामक तारा मछली को हटाया तो देखा कि एक साल के अंदर ही वहां परस्पर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के कारण 10 प्रकार की जातियां विलुप्त हो गई, आपस में कटमर लड़के और खत्म हो गई। तो देखिएगा
कि इस प्रकार की परभक्षण की अनुकूलता है, वो अनुकूलता भी इस पारितंत्र को संतुलित करने के लिए, पारितंत्र में उपस्थित जातियों को मेल मिलाप बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए इस उदाहरण क्या बता रहा हूं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु, इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु परभक्षी का होना अत्यंत आवश्यक है, और परभक्षी अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा में तीव्रता को कम करता है। अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा में तीव्रता को कम करता है और कमी ला करके और पारिस्थितिकी संतुलन को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जब ये पाइसेस्टर नामक तारा मछली प्रशांत महासागर में थी, तब तक सभी अपृष्ठवंशी जीव ये जिसको खा रही थी उनको तो खा तो रही थी, पर खा करके किसी प्रजाति को खत्म नहीं कर रही थी। उसको खाने के लिए मिल जाती थी, बहुत सारी प्रजातियां थी, पर जैसे ही इस प्रजाति को वहां से हटाया गया तो जो बाकी प्रजातियां थी वो आपस में संघर्ष करने लगी, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ने लगी। और उस आपसी संघर्ष में, आपसी प्रतिस्पर्धा में 10 अपृष्ठवंशी जातियां विलुप्त हो गई एक ही साल में। इस बात से यह सिद्ध होता है कि परजीवियों में पर जीवों में पाई जाने वाली जो परभक्षिता है या जो परभक्षण की क्षमता है, प्रीडेटर की जो क्षमता है, वो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदाहरण सहित समझाइए कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली परभक्षणता पारितंत्र के संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। कैसे? उपयुक्त उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की व्याख्या कीजिएगा। तो आपका उत्तर रहेगा, क्या प्रशांत महासागर में पाइसेस्टर नामक तारा मछली का पाया जाना जब तक थी तब तक तो ठीक थी। जैसे ही उस तारा मछली पर भक्षण को हटाया, तारा मछली को, पाइसेस्टर नामक तारा मछली को हटाते हैं, तो बाकी जातियों में अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा के कारण समाप्त हो जाती लड़ करके, तो पारितंत्र के संतुलन को खत्म कर रही थी, पारितंत्र में कमी ला रही थी। अब देखिएगा कि कुछ जीव परभक्षण से बचने के लिए, अब परभक्षियों के पास बहुत सारी अनुकूलताएं होती है कि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, विशेष प्रकार के आवरण या विशेष प्रकार के रसायन या विशेष प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों को स्रावित करके, और जिनका भक्षण इनको करना होता है उनको उस स्राव की ओर आकर्षित करते हुए और आराम से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अब इस परभक्षियों से बचने के लिए जिनका भक्षण हो रहा है, भक्ष्य जो हो रहे हैं, उनमें भी कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है। मैं पहले भी बता रहा था, आपको कुछ उदाहरण और भी बता रहा हूं। कुछ कीट व मेंढक व सरीसृप अपने आप को परभक्षियों से बचाने हेतु मिमिक्री दर्शाते हैं। अपने आप को परभक्षियों से बचाने हेतु क्या दर्शाते हैं? छद्म आवरण नाम एक होता है। छद्म आवरण क्या है? ये परभक्षण से बचने का, परभक्षण से बचने का एक सबसे उत्तम विधि है, जिसमें क्या करता है कि परभक्ष्य यानी जिसका परभक्षी भक्षण करने वाला है, वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार अपने रंग, आकार, आकृति और गंध को उस वातावरण के अनुसार कर लेता है, जिससे परभक्षक द्वारा परभक्ष्य दिखे नहीं और वो अपने आप को बचा करके अपना सामान्य जीवन जी सकता है। अगला क्या है? कुछ परभक्ष्य है उसमें अरुचिकर स्वाद उत्पन्न करते हैं, और इस अरुचिकर स्वाद के कारण भक्षण करने वाले जीव उसको नहीं खाते। जैसे एक छोटे आकार की ऑर्थोपोडा संघ का कीट है, जो कभी कभी आपके हाथ के लग जाए तो दिखता है इतनी खतरनाक बदबू आती है हाथ में कि आप उसको स्मेल भी नहीं ले सकते हैं। वो क्या है? उसका अरुचिकर स्वाद या गंध है। अब एक मीनार्क नाम की क्या कहते हैं, एक तितली है जिसका नाम है मीनार्क नाम की एक तितली है। वो पॉइजनिंग पदार्थ या विषैला पदार्थ छोड़ती है। विषैला पदार्थ स्रावित करके अपने शत्रुओं से या जिससे भक्षित होने वाली है उनसे बचने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की खरपतवार, जैसे आर्जिमोना मैक्सिकान, पीली कटेली, एक पीले रंग का लेटेक्स, आक कैलेट्रोपस जिसको आप कहते हैं, रेगिस्तान में पाया जाता है। सभी जानवर सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पर आक को नहीं खाती है। आक को केवल और केवल कौन खाती है? बकरी खा सकती है। तो आक को बाकी जितने भी जानवर, शाकाहारी जीव है, जंतु है, वो
आग को नहीं खाते हैं, किंतु बकरी है वो आग को भी खाती है। क्यों बाकी वाले क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि आग के अंदर एक विशेष प्रकार का स्टोमक को इरिटेट करने वाला लेटेक्स उपस्थित रहता है, जिसको बाकी कोई भी पादप, बाकी कोई भी शाकाहारी जीव नहीं खा पाते हैं। ऐसे ही कुछ शाकाहारी जो शाक होती है वो शाकाहारी जंतुओं से या परभक्षियों से बचने के लिए अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार के कांटों को उत्पन्न कर देती। जैसे नागफनी को आपने देखा होगा, उसको कोई भी नागफनी को कोई भी ये पशु जो होता है वो नागफनी को नहीं खाता है। एक कांटी या कंटेरी नाम की एक छोटी कंटेली झाड़ी होती है, उसको भी हर कोई नहीं खा सकता है। उसका कारण यही है कि उसके ऊपर अत्यधिक प्रकार के कांटे या अधिक मात्रा में कांटे उपस्थित रहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बबूल की बात कर ले, अधिक मात्रा में कांटे उपस्थित रहते हैं। और कुछ विषैले रासायनिक पदार्थ जैसे अर्जिमोना मैक्सिकाना पीली कंटेली के पास, या कुछ अरुचिकर स्वाद वाले या नशीले पदार्थ या लेटेक्स या यूं कह रेजिन कुछ पादपों में पाए जाते हैं, जिसको और कोई भक्षण नहीं कर सकता। जैसे आप कहें कोकीन, जैसे आप कहें तंबाकू, जैसे आप कहें मॉर्फिन, पेपे और सोमनीफेर जो ओपियोइड होते हैं, उनको और कोई नहीं खाता है। केवल और केवल मनुष्य उसको घोट करके और उसका जूस निकाल करके नशा करने के लिए पी सकता है। बाकी आप डोडे जो होते हैं उनको बोले ऊंट को खिला दो, नहीं खाएगा। बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा कोई उसको नहीं खाता है। केवल और केवल उसको मनुष्य है अफीम का नशा करने के लिए उसको जूस निकाल करके पीते हैं। कोकेन है, कोकीन है, कुनैन है, निकोटीन है, कोका एल्कलॉइड है, और ये भांग का जो पादप है कैनाबिना सेटाइवा है, और ओपियोइड के जो पादप है, इनका कोई भी पशु जो शाकाहारी पशु है वो इनको नहीं खाता है। इनको नहीं खाते हैं तो इन सब का उपयोग मनुष्य ने नशा उत्पन्न करने वाले नशीले पदार्थों के रूप में करने लग गया है। यानी कुल मिलाकर के प्रकृति में सभी जीवों को आपस में इस प्रकार से अन्योन्य क्रियाओं से अंतर संबंधित किया है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन अधिक समय के लिए और अधिक स्थायी के साथ या अधिक स्थायित्व के साथ बना रहे। अगली जो अपना टॉपिक है वो है कंपटीशन। ये भी ऋणात्मक संबंध है। इसको आप प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कहते हैं, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा की बात करें तो वह क्रिया जिसमें एक प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि दर, प्रतिस्पर्धा वह क्रिया जिसमें एक प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि दर, जिसको आप आर से रिप्रेजेंटेट कर रहे थे कल, प्राकृतिक वृद्धि दर को आर से जैविक विभव कह रहे थे। प्राकृतिक वृद्धि दर को दूसरी प्रजाति की उपस्थिति में उल्लेखनीय रूप से घट जाती है। वह क्रिया जिसमें एक जाति की प्राकृतिक वृद्धि दर या जैविक विभव किसी दूसरी प्रजाति की उपस्थिति में प्राकृतिक रूप से घट जाए तो इस प्रकार की जातीय संबंध को प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कहते हैं। इस प्रकार के जातीय संबंध को प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कहते हैं। इस प्रकार के जातीय संबंध में दोनों जातियों को आपस में एक दूसरे से क्या होता है? हानि होती है। आप पर भक्षण कह रहे थे, उसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति या दूसरे जीव को क्या हो रहा था? हानि। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन या स्पर्धा में दोनों जातियां प्राकृतिक रूप से एक दूसरे की उपस्थिति का विरोध करती है या एक दूसरे की प्राकृतिक वृद्धि का विरोध करती है या उल्लेखनीय रूप से घटा देती है। इसलिए इसको प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। और इसमें दोनों प्रजातियां एक दूसरे को हानि पहुंचाती है। अब अगली बात यह है कि पर्यावरणीय व जैविक आवश्यकताओं, अब जो प्रतिस्पर्धा है वो किसके लिए होगी? तो मैं ये कहूंगा कि जो दोनों जातियां हैं वो पारिस्थिति में उपस्थित जैविक और अजैविक संसाधनों की उपयोगिता, जैविक और अजैविक संसाधनों की उपयोगिता व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पर्धा करती है। और इस प्रकार की स्पर्धा का कारण संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। अर्थात प्रतिस्पर्धा, यदि जैविक संसाधनों के लिए स्पर्धा या कंपटीशन हो रहा है तो वो तभी संभव हो पाएगा जब संसाधन या जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हो जाए। अगली बात यह है कि चाहे वो संसाधन कितनी भी प्राप्त मात्रा में क्यों न हो, यदि उन संसाधनों का सीमित हो जाएगा तब
ही वो दो जातियां उन संसाधनों के लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। वो प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु हो सकती है, वो प्रतिस्पर्धा जनन हेतु हो सकती है, वो प्रतिस्पर्धा आवास के लिए हो सकती है, वो प्रतिस्पर्धा भोजन की आपूर्ति हेतु हो सकती है। अब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा के कारण ही प्रकृति में दो जीव आपस में स्पर्धा रखते हुए अपनी संख्या कम करते हैं। उदाहरण की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की कुछ गहरी झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो मछली, दक्षिणी अमेरिका की कुछ गहरी झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो मछली व वहां की आवासीय मछलियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। किसके हेतु? आहार हेतु। उदाहरण है फ्लेमिंगो मछली व स्थानीय मछलियों में आहार हेतु प्रतिस्पर्धा का पाया जाना। किसकी, कहां की बात कर रहा हूं? दक्षिणी अमेरिका में आवासीय मछलियों में आहार हेतु प्राणी, झील के प्राणी पल्लवकों को खाने के लिए स्पर्धा पाई जाती। अब फ्लेमिंगो मछली है वो भी उस गहरी झीलों में उपस्थित जंतु पल्लवकों को खाती है। किसको खाती है? जंतु प्लवकों को खाती है। अब वहां पर जो फ्लेमिंगो मछली आएगी, बाहरी प्रजाति है वहां पर, वो भी किसको खाती है? जंतु प्लवकों को खाती है। तो ये एक ही आवास में रह रही है और दोनों का आहार एक ही है। इस आहार की प्राप्ति हेतु आपस में दोनों क्या करती है? प्रतिस्पर्धा रखती है, कंपटीशन रखती है। अब इस प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, अब जहां प्रतिस्पर्धा अधिक होगी वहां पर जीव आपस में कंपटीशन करके मर करके आवास के लिए, आहार के लिए, जनन के लिए या प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए लड़ करके खत्म होंगे। तो खत्म होंगे तो जीवों के खत्म होने से उस पारितंत्र का स्थायित्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पारितंत्र का स्थायित्व घटेगा तो पारितंत्र का संतुलन साम्य अवस्था नहीं रहेगी, तो फिर प्रकृति के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन सब को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले स्पर्धी अपवर्जन का नियम प्रतिपादित किया गया 1934 में गोसे ने 1934 में स्पर्धी अपवर्जन का नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जब दो जीवों की आवश्यकताएं एक समान हो, किसी स्थान विशेष में उपस्थित दो जीवों की आवश्यकताएं एक समान हो, दो जीवों की कह सकते हैं या दो जाति के जीवों की कह सकते हैं, दो जाति के जीवों की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दो जाति के जीवों की आवश्यकता समान हो, किसी एक ही स्थान पर उपस्थित दो जाति के जीवों की आवश्यकता एक समान हो, तो उनके बीच स्पर्धा होगी। क्या होगी? स्पर्धा होगी। अब इस स्पर्धा से क्या होगा? अपवर्जन होगा। अपवर्जन का मतलब क्या है कि इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली स्पर्धा या कंपटीशन में जो जीव अधिक मजबूत है, पारिस्थितिक रूप से अधिक अनुकूलित है, वो कमजोर जीव या पारिस्थितिक रूप से कम अनुकूलित जीव है, उसको वहां से खत्म कर देता है, हटा देता है, नष्ट कर देता है। इसे ही गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं। कब होता है ये? जब किसी एक ही क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली दो जाति के जीवों की आवश्यकताएं समान हो, तो इन समान आवश्यकताओं के लिए वो दोनों जीव क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में वह जीव जो उस वातावरण में भोजन, आवास या जनन हेतु अधिक अनुकूलित है, अधिक मजबूत है, वो कमजोर जीव को खत्म कर देगा, वहां से नष्ट कर देगा, वहां से विलुप्त कर देगा, वहां से हटा देगा। इसे ही गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं। इसका उदाहरण आपको मैं बताऊं तो गैलापागोस द्वीप, कहां की उदाहरण है ये? पहले भी ऐसे उदाहरण आपने देखे हैं।
गॉस द्वीप पर बकरियां चराई गई। बकरी क्या करती है? बकरी की अत्यधिक चारण क्षमता पाई जाती है, अर्थात जो मृदा के ऊपर छोटी घास है उनको खाने की अधिक क्षमता पाई जाती है। अब उसी घास को खा करके और अपना सामान्य जीवन यापन करने वाली एक कछुए की प्रजाति थी, उसका नाम था एबिंगडन कछुआ। एबिंगडन कछुआ वो कहां पाए जाते थे? गैलापागोस द्वीप पर पाए जाते थे। इस द्वीप पर ये एबिंगडन नाम का कछुए बहुत सारी संख्या में उपस्थित थे। कब? जब तक उस द्वीप पर चरने के लिए या घास खाने के लिए बकरियां नहीं छोड़ी गई थी। बकरियां नहीं छोड़ी गई थी तब तक ये कछुए वहां अधिक मात्रा में उपस्थित थे। जैसे ही वहां पर बकरियां चरने के लिए गई, उन बकरियों ने वहां उपस्थित सारी घास खा करके खत्म कर दी, तो कछुए के लिए चरने के लिए कोई जगह नहीं रही, क्योंकि इन दोनों की खाद्य आवश्यकता समान थी। तो उस खाद्य आवश्यकता एक होने के कारण बकरियां अधिक मजबूत थी, बकरियों की चारण क्षमता अधिक विकसित रहती है और कछुए की कम विकसित है। तो देखिएगा, गौसे ने कहा था दो जाति के जीवों की आवश्यकताएं समान हो और उनके बीच स्पर्धा होती है। यहां आवश्यकता क्या समान थी? दोनों शाकाहारी जीव थे, एक बकरी और दूसरे कछुए। इसमें से बकरियों की चारण क्षमता अधिक विकसित थी। जब तक बकरियां नहीं थी तब तक तो एबिंगडन कछुआ वहां मजे से जी रहा था। जैसे ही उस गैलापागोस द्वीप पर बकरियां जाती है, ये एबिंगडन कछुआ वहां से विलुप्त हो जाता है। मामला खत्म। क्या हुआ? अधिक पारिस्थितिक रूप से अधिक संतुलन अवस्था रखने वाली, अधिक अनुकूलता रखने वाला जीव कम अनुकूलित जीव को वहां से क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है या उसको वहां से हटा देता है। इसे ही स्प्रदी अपवर्जन का गौसे का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अनुकूलित जो अवस्था थी उसकी एबिंगडन कछुए की, वो खत्म हो गई और उस कमजोर एबिंगडन कछुए को वहां से हटना पड़ा। अब अगली बात आती है, एक वैज्ञानिक आता है कॉनेल, इसी के आधार पर है, स्पर्धा के आधार पर। एक कॉनेल ने स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर स्पर्धी रूप से उत्तम बड़े आकार के बॉर्नेकल कछुआ, यहां पर भी कछुए की बात कर रहे हैं। बात किसने बताई थी? कॉनेल ने। कहां बताई थी? स्कॉटलैंड में। पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं आप। कॉनेल ने स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर स्पर्धी रूप से उत्तम और बड़े आकार के बॉर्नेकल कछुए, बड़े आकार के बॉर्नेकल कछुए ने छोटे आकार के बॉर्नेकल कछुए को वहां से हटा दिया। इनमें किसके लिए स्पर्धा थी? उनमें उस क्षेत्र विशेष में अनुकूलित रहने के लिए या आवासों के लिए स्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा थी। तो जो बड़े आकार का बॉर्नेकल कछुआ था वो उस आवास में अपने आप को अधिक मजबूती के साथ अनुकूलित कर रहा था और बाकी वाला जो छोटे आकार के बॉर्नेकल कछुए थे वो अपने आप को वहां अनुकूलित नहीं कर पा रहे थे उसमें स्पर्धा के कारण। तो जो बड़े आकार का था वो अधिक अनुकूलित बना और उसने छोटे आकार वाले को वहां से स्पर्धी अपवर्जन के नियम के अनुसार, गौसे ने जो बात कही थी उसके अनुसार उसको वहां से मोचित कर दिया, हटा दिया। अब ऐसा होने पर होता क्या है? ऐसा होने पर पारिस्थितिकी संतुलन घटता है और पारिस्थितिकी संतुलन जहां जहां पर घटता है वह पारितंत्र के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और पारितंत्र खत्म होता है तो प्रकृति में सजीवों के जीने की अनुकूलताएं घट जाती है। तो इसे रोकने के लिए फिर वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए कि इस प्रकार का जो स्पर्धी अपवर्जन का नियम है, जो स्पर्धा के कारण उत्पन्न हो रही है, उस कंपटीशन के कारण जो अपवर्जन या कमी हो रही है जीवों की संख्या में, उसको रोकने के लिए आप कुछ करें। तो उसके लिए करने का जो तरीका था वो तरीका था संसाधन विभाजन। यदि दो जातियां एक ही संसाधन, जैसे आहार के लिए, जैसे जनन के लिए, जैसे आवास के लिए, जैसे पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हो तो उन्हें अपने संसाधन को बांट लेना चाहिए, जिससे कि वो दोनों कमजोर और मजबूत दोनों जातियां अपने आप को उस संसाधनों को विभाजित करके और उस वातावरण में दोनों अपने आप को अनुकूलित कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण, भाई जैसे बकरियां, यहां पर बकरियों ने एबिंगडन कछुए को हटा दिया। अब वहां बकरियां पूरे द्वीप पर चढ़ने के लिए न छोड़ करके
और द्वीप का छोटा सा भाग कछुओं के लिए शेष रखते और बाकी वाला भाग बकरियों के लिए रख देते, तो जो उनके चरने के संसाधन थे, भोजन जो थे, उनका बंटवारा हो जाता और संसाधन का विभाजन हो जाता, तो वहां बकरियां भी जीवित रहती और ये एबिगडन कछुआ भी जीवित रहता। पर ऐसा नहीं किया, तो अधिक अनुकूलित प्रजाति बकरियों ने एबिगडन कछुए को वहां से विलुप्त कर दिया, उसको वहां से मोचित कर दिया। वैसे ही छोटे आकार का जो बॉर्नेकल कछुआ था, जिसका कॉर्नेल ने स्कॉटलैंड के समुद्री चट्टानी तटों पर बात की थी, वह छोटे आकार के बॉर्नेकल कछुए को रहने के लिए भी एक भाग दे देते और एक भाग बड़े आकार के कछुओं को दे देते। अर्थात दो भाई, एक कमजोर है और एक मजबूत है, तो मजबूत वाला चाहे, जैसे सुग्रीव और बलि वाली बात होती, बाली ने सुग्रीव की नारी को, पत्नी को हड़प लिया और उसको ठोक करके राज्य से बाहर ही निकाल दिया। रावण ने विभीषण को, मजबूत था रावण, विभीषण को वहां से राज्य से बाहर निकाल दिया। ऐसा किया तो रावण मारा गया आखिर में, तो और बाली भी आखिर में मारा गया। वो तो क्या था, राम राज्य था, इसलिए ऐसा हुआ। पर अब राम राज्य नहीं है। अब यदि कमजोर को मजबूत वाला दबाता है तो इस रूप में दबाएगा कि कमजोर वाले को वहां से मोचित कर देगा, वहां से अपवर्तन कर देगा, वहां से प्रतिस्थापन कर देगा, वहां से खत्म कर देगा। ये परिस्थितियां हैं इस कलयुग में। और इसे रोकने के लिए वहां आस पड़ोस में उपस्थित लोग या जो समझदार प्रजाति है, उसको उन संसाधनों को विभाजित करवाकर, उनका विकल्प बता रहा हूं मैं, संसाधनों को विभाजित करके और प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा को कम किया जा सकता है। विभाजन कैसे करें? जैसे यहां पर संसाधनों में विभाजन हो जाता तो एबिगडन कछुए का विलोपन नहीं होता। यदि, अब मैं इस बात पे आता हूं, इस परिभाषा पे आता हूं, तो मैं कहूंगा यदि दो जातियां एक ही संसाधन जैसे आहार के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, तो भिन्न भिन्न समय व भिन्न भिन्न चारण प्रतिरूप, भिन्न भिन्न समय, या तो उनके चरने का टाइम भिन्न भिन्न कर दे, या उस स्थान के लिए करे तो स्थान में बंटवारा हो जाए, बंटवारा करके और दोनों उस पारितंत्र में अपने आप को अनुकूलित करते हुए पारितंत्र के स्थायित्व को बढ़ाकर साम्य अवस्था स्थापित कर सकती है। उदाहरण की बात करूं तो मैक ऑर्थर, वैज्ञानिक का नाम है मैक ऑर्थर, ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी, ये प्रजाति की चिड़िया है, एक फुदकी प्रजाति की चिड़िया है जिसको वार्बलर कहते हैं, वार्बलर कहते हैं फुदकी। मैक ऑर्थर ने बताया कि एक ही पेड़ पर पाई जाने वाली फुदकी प्रजाति की वार्बलर नाम की एक चिड़िया थी, एक कीट भक्षी छोटा पक्षी था। उस पक्षी ने उस पेड़ की जो शाखाएं और वेतनाएं थी, उनमें आपस में वर्गीकरण कर लिया कि भाई नीचे वाली शाखाओं पर ये पक्षी रहेगा, मध्य वाली शाखाओं पर ये रहेंगे, ऊपर शीर्ष वाली शाखाओं पर ये रहेंगे, जड़ों के पास में जो शाखाएं निकल रही वहां पर वो फुदकी वार्बलर रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो आवास था, आवास के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा होने लगी कि किस आवास में उपस्थित कीटों को कौन खाएगा। तो इसमें ये बंटवारा न करती, संसाधनों का विभाजन न करती, तो आपस में संघर्ष होता और उस संघर्ष में एक ही प्रकार के अधिक मजबूत जो फुदकी प्रजाति के पक्षी थे वो जीवित रह पाते, बाकी वाले सब क्या होते, मर जाते। किंतु उन्होंने क्या किया, पेड़ की शाखाओं और वितांत पर कीट शिकार के लिए अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता उत्पन्न की। पेड़ की जो शाखा और वितान थे उन पर अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता उत्पन्न की और संसाधनों का विभाजन करते हुए प्रतिस्पर्धा को कम कर पारिस्थितिकी संतुलन को उत्पन्न कर दिया। तो यह था प्रतिस्पर्धा किस रूप में पाई जाती है, किन को हानियां होती है और क्या क्या उसके उदाहरण थे। उन प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए गौसे ने 1934, कहीं कहीं पर 35 भी लिखा हुआ है पर आपको 34 मानना, 34 में एक नियम दिया था। इस नियम को दो उदाहरण के द्वारा आपने समझा भी, बकरियां और एबिगडन कछुआ और बॉर्नेकल कछुए की छोटी और बड़ी प्रजाति कहां पर पाए जाते हैं, स्कॉटलैंड के समुद्री चट्टानी तटों पर पाए जाते हैं। फिर इस प्रकार से होने वाली प्रतिस्पर्धा को रोककर आप पारिस्थितिकी संतुलन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए संसाधनों के विभाजन का सिद्धांत सामने आया और संसाधन विभाजन का सिद्धांत मैक ऑर्थर ने फुदकी या वार्बलर नाम के कीटों का उदाहरण देकर के और समझाया भी सही। अब तीसरे प्रकार की
हानिकारक या ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है वो है पैरासाइटिज्म या परजीविता। पैरासाइटिज्म या परजीविता बहुत इंपॉर्टेंट है। परजीविता क्या है? ये वह पारस्परिक दो जीवों में पाई जाने वाली वह पारस्परिक अन्योन्य क्रिया है। ये दो जीवों में पाई जाने वाली वह पारस्परिक अन्योन्य क्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव परजीवी रूप में दूसरे जीव परपोषी जीव के शरीर के अंदर या बाहर उपस्थित रहता हुआ उससे पोषण प्राप्त करता है और अपना वृद्धि और विकास भी उस परपोषी जीव के शरीर के अंदर या ऊपर रहते हुए करता है, तो उसे पूर्ण परजीवी तथा जो जीव ऐसा करता है उसे पूर्ण परजीवी और जिस जीव में ऐसा करता है उसको परपोषी जीव कहते हैं। प्रकृति में परजीवियों के अनेकों अनेक उदाहरण हैं। वो विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणी के परपोषियों के शरीर में अपना सामान्य जीवन जीते हुए वृद्धि विकास गुणन करते हैं, वृद्धि विकास गुणन और जनन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार का जो आश्रिता वाला संबंध है जिसमें एक को तो पूर्ण रूप से क्या होता है लाभ और दूसरे को क्या होता है पूर्ण रूप से हानि होती है। कुछ आंशिक परजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी खुद ये लाभ तो लेते हैं पर इस अगले वाले को कोई खास हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो परजीविता के अंदर जो परजीवी होता है वो तो धनात्मकता लेता है अर्थात लाभ होता है, और जो परपोषी होता है उसको बेचारे को परपोषी जो होता है उसको बेचारे को हानि मिलती है या हानि होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यह है परपोषी। अब इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि उदाहरण से पहले अपन ये जान लें कि परपोषियों में क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। परजीविता जो जीव दर्शाते हैं, जो परजीवी होते हैं, उन परजीवियों के क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं जिससे कि वो परपोषियों के शरीर में आसानी से उपस्थित रहते हुए अपना सामान्य जीवन यापन करते रहते हैं, इनसे पोषण लेते हैं। इनसे पोषण लेते हैं, इसलिए ये तो ऋणात्मक और ये क्या हो गया धनात्मक। तो इन परजीविता रखने वाले जो परजीवी जीव होते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती है। तो सबसे पहला है कि परजीवियों में संवेदी अंग सदैव अभाव होता है, संवेदी अंगों का अभाव होता है, संवेदी अंगों का अभाव होता है किसमें? परजीवियों में। दूसरा है परजीवियों में परपोषियों के शरीर से चिपकने हेतु विशेष प्रकार के आसंजी व चुष्कांग आसंजी अंग उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ उनके शरीर में विशेष प्रकार के चुष्कांग उपस्थित रहते हैं जिनकी सहायता से ये इन परपोषियों के शरीर में उपस्थित पोषक तत्वों को या खाद्य आवश्यकताओं को चूस कर और आपूर्ति कर पाते हैं। अगला जो परजीवी होते हैं ये इस परपोषियों से बना बनाया भोजन अवशोषित करते हैं, अर्थात इनमें सामान्यतः पाचन तंत्र है वो अनुपस्थित रहता है। परजीवियों में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्या है? परजीवी परपोषियों के अंदर रहते हुए लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा सामान्यतः अपना जनन करते हैं, और इस अवस्था में इनके अंदर एक विशिष्ट अनुकूलता पाई जाती है कि लैंगिक जनन के समय ये अत्यधिक संख्या में अंडे उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न किए जाने वाले अंडों की संख्या अनंत या अत्यधिक संख्या में होती है। अगला है कि इसी क्षमता के कारण, इस अधिक अंडे उत्पन्न करने की क्षमता है, इसी के कारण ही वो परपोषियों के शरीर में उपस्थित रहते हुए भी अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगला है परजीवियों की बाह्य कोशिका भित्ति विशेष प्रकार के क्यूटिकल से आवृत रहती है जिससे कि वो परपोषियों के शरीर में उपस्थित रहते हुए भी इसका पाचन नहीं कर पाते या इसका आसानी से अपघटन नहीं हो पाता। अगला परपोषियों की देह भित्ति में विशेष प्रकार की पेशियां उपस्थित रहती है जो ऐसी गति करती है जिससे कि वो उनके शरीर से बाहर न निकल करके और वर्तुल गति के द्वारा या ऐंठन गति के द्वारा वापस अपनी जगह पर आती रहे। परजीवियों का जीवन चक्र अत्यधिक जटिल होता है, और कुछ परजीवी तो ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक प्रकार के परपोषियों में पूरा करते हैं।
अब इन सारी अनुकूलताओं और क्षमताओं के कारण ये जो परजीवी जीव होते हैं, ये परजीवी जीव अत्यधिक अनुकूलताएं उत्पन्न करते हुए परपोषियों में आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। मैं बात करूं मलेरिया परपोषी की, मैं बात करूं मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी की, तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो ऐसा परजीवी है जो 2 से 3 प्रकार के परपोषियों में अपना जीवन पूरा करता है। उसमें प्राथमिक परपोषी के रूप में मनुष्य उपस्थित रहता है, द्वितीयक परपोषी के रूप में मादा एनोफ्लिज मच्छर उपस्थित रहता है, आरक्षित या रिजर्व परपोषी के रूप में बंदर उपस्थित रहता है। देखो उस जीव की कराना में देखो कि बेटा खुद भोजन भी नहीं बनाता, खुद में पाचन तंत्र भी नहीं होता, फिर भी अपना जीवन 3-3 प्रकार के जीवों में घूमते हुए पूरा करता है। तो आप सोचिएगा, प्रकृति ने इन परजीवियों को इतनी अनुकूलताएं दी है जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। इन सारी अनुकूलताओं के ही उपस्थिति के कारण ये परजीवी जीव परपोषियों के शरीर में अंदर रहते हैं या बाहर, इसके आधार पर 2 प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। पहला है एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट, दूसरा है एंडोपैरासाइट। पहला है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब बाह्य परजीवी, वे परजीवी जो परपोषियों की बाह्य सतह पर उपस्थित रहते हुए, परपोषियों की बाह्य सतह पर उपस्थित रहते हुए अपना सामान्य वृद्धि विकास करते हैं और उनसे चिपककर पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जैसे जूं हैं, टिक्स, माइट, टिक्स, चीचड़, गोइडा, ये सभी मनुष्य के या स्तनधारी प्राणियों के बाह्य परजीवी होते हैं। उनके शरीर पर उपस्थित रहते हुए और उनसे विशेष जोंक, मच्छर। अब मच्छर देखिएगा परपोषी है कि नहीं है, मच्छर को आप पूर्ण मच्छर परजीवी है कि नहीं है, परपोषी भूल से बोल रहा हूं, परजीवी, मच्छर परजीवी है कि नहीं है, तो मच्छर को आप परजीवी नहीं कह सकते क्योंकि मच्छर आपसे पोषण प्राप्त नहीं करता, वो तो आपका रक्त चूसता है और वो रक्त अपनी अंडों की सीरम प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए चूसता है, न कि अपना पोषण प्राप्त करने के लिए आपको काटता है। तो इन्हें आप अर्ध परजीवी भी कह सकते हैं, ये कोई परजीविता, पूर्ण परजीविता नहीं दर्शाते। तो एक्टोपैरासाइट का मतलब है कि वे परजीवी जीव जो उच्च विकसित जीवों के शरीर के बाहर उपस्थित रहते हुए या बाहर चिपक करके पोषण प्राप्त करते हुए अपना सामान्य जीवन जीते हो, तो उनको बाह्य परजीवी कहते हैं। पादपों में भी बाह्य परजीवी के रूप में कसकुटा या अमरबेल उपस्थित रहती है जो पूर्ण रूप से परजीवी है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। अमरबेल उदाहरण है, अमरबेल कसकुटा बोलते हैं। अगला अंतः परजीवी, वे परजीवी जो परपोषियों के शरीर के अंदर उपस्थित रहते हुए और उन परपोषियों से अपना पोषण पदार्थ पर प्राप्त करते हुए सामान्य जीवन जीते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम परजीवी, जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जैसे एस्केरिस, जैसे फैसियोला हेपेटिका, जैसे एंटेरोबियसिस चुन्नियाकृमि, ड्रैगनकुलस नारूकृमि, वाउचेरिया क्रिप्टेरियस वो वाउचेरियल कृमि जो फिलेरियसिस रोग उत्पन्न करता है। ये सभी क्या होते हैं, मनुष्य जैसे जीवों के अंतः परजीवी होते हैं या उनके शरीर के अंदर उपस्थित रहते हुए और पोषण प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, टीनिया सोलियम टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है, एस्केरिस एस्केरियसिस रोग उत्पन्न करता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये क्या कहते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमेबिक पैचिस उत्पन्न करता है, अमेबिक डिसेंट्री उत्पन्न करता है। वैसे ही कई प्रकार के जीवाणु शरीर में अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हुए रोग उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ आपसे पोषण भी लेते हैं। कई प्रकार के विषाणु आपके शरीर में अंतः परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हुए आप में संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। अब जंतुओं के साथ साथ पादपों में भी परजीविता पाई जाती है।
जंतुओं में तो परजीविता के खूब सारे उदाहरण देखे आपने। ऐसे ही ऐसे पादपों में भी परजीविता पाई जाती है। जैसे कुछ पादप पूर्ण तना परजीवी होते हैं। अमरबेल कुछ भी नहीं करता खुद का, सब कुछ दूसरों से ही लेता है। आंशिक तना परजीवी लॉरेंथस और विस्कम अंगूर का पादप आंशिक तना परजीवी है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, पर अपनी वृद्धि और विकास के लिए किसी दूसरे पादप के तने पर फैलता है। अगला पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प रखने वाला पादप है और पूर्ण मूल परजीवी है। अगला बेलेनोफोरा पूर्ण मूल परजीवी है। अगला आंशिक मूल परजीवी लाल चंदन सेंटेलम एल्बम, लाल चंदन आंशिक रूट परजीवी पादप है। तो ये पादपों में भी परजीविता की क्षमता पाई जाती है। अब कुछ पक्षी भी परजीविता दर्शाते हैं, और ये पक्षी जैसे कोयल, जो कोकाई है, कोयल, ये कोयल पृष्ठ या घोंसले की परजीविता दर्शाती है। कोयल बर्ड अपने जो अंडे हैं वो कभी खुद के घोंसलों में नहीं देती। जहां कौवे के अंडे रहते हैं उन अंडों को उस घोंसले में से बाहर फेंक देती है, वहां पर चुपके से अपने अंडे दे देती है। और उन अंडों का हिटन या सेचन की क्रिया जो होती है वो भी कौवे करते हैं। कौवे समझते किसके अंडे हैं कि ये तो हमारे अंडे हैं, और उनको सेकते रहते हैं। जब टाइम पूरा होता है तो बाहर जो चूजे निकलते हैं वो किसके होते हैं? कोयल के। तो कोयल जैसा जो पक्षी है उसमें घोंसले की परजीविता भी पाई जाती है। अब ये जो उदाहरण थे ये सारे के सारे उदाहरण किसके थे? ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं के थे। अगली जो अन्योन्य क्रिया है वो धनात्मक अन्योन्य क्रिया है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं में धनात्मक या लाभदायक अन्योन्य क्रिया है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं में दो जीव आपस में इस प्रकार से अंतर संबंधित रहते हैं कि या तो दोनों जीवों को लाभ हो, या दोनों में से एक जीव को लाभ हो पर हानि किसी को नहीं हो। अब एक में ऐसा है, यह भी अपनी आवश्यकता के आधार पर तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है कॉमनसेलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहभोजिता कहते हैं इसको। सहभोजिता बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार के उदाहरण में दो जीव एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अंतर संबंधित रहते हैं कि एक जीव को तो पूर्ण रूप से लाभ होता है पर दूसरे जीव को न तो लाभ होता है उससे और न ही कोई हानि होती है, वो आपसे निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। प्रकृति में ऐसे आपको उदाहरण बताऊंगा जिसमें दो जीव परस्पर इस रूप में अंतर संबंधित रहते हैं जिसमें दोनों में से एक जीव को तो 100% लाभ होता है और दूसरे जीव को न तो लाभ है और न ही हानि है। अगली बात, ये दोनों जीव स्वतंत्र रूप में भी अपना स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, अर्थात आपस में दोनों नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के अन्योन्य धनात्मक संबंध को सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण बताऊं आपको तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आम या बरगद के पेड़ पर ऑर्किड नामक अधिपादप उगता है। ऑर्किड पादप क्या है? अधिपादप है। कहां उगता है? बरगद का वृक्ष का जो तना है उस तने पर उगता है। अब ऑर्किड को तो लाभ है, क्या है? अंकुरित होने के लिए या उत्पन्न होने के लिए जगह चाहिए और अधिक ऊंचाई पर है। कोई भी शाकाहारी जीव उनको खाए नहीं, शाकाहारी जंतु है उनको खाए नहीं। पर आम और बरगद को न तो इसमें कोई लाभ है और न ही कोई हानि है, क्योंकि ऑर्किड न तो इससे जल लेता है न ही आम या बरगद से कोई पोषक पदार्थ ले पाता है। तो ऑर्किड के पादप का आम या बरगद के तने पर उत्पन्न होना, ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है, अर्थात इसको तो क्या है? धन। इसको न तो धन है और न ही ऋण है, न तो इन दोनों को कोई लाभ हो रहा है और न इनको कोई हानि हो रही है। अगला इसका उदाहरण बता रहा हूं, व्हेल मछली होती, व्हेल मछली। इस व्हेल मछली की पीठ पर अभी जो बॉर्नेकल नाम बता रहा था मैं, बॉर्नेकल कछुए, व्हेल मछली की पीठ पर बॉर्नेकल कछुए का उपस्थित रहना। अब व्हेल मछली इतनी बड़ी है, ऐसे छोटे मोटे आकार के बॉर्नेकल कछुए उसकी पीठ पर पड़े हैं, उसको तो कोई हानि नहीं है, पर ये क्या कर लेता है? अपनी सुरक्षा कर लेता है। कौन? बॉर्नेकल कछुआ। इसको कोई छूता ही नहीं है। अरे इतने बड़े जीव के साथ चल रहा है, पता नहीं इसका कैसा मित्र होगा, इसको छू लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इस अब अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पानी के अंदर इस व्हेल मछली की पीठ पर घूमता हुआ अपना भोजन भी ग्रहण कर लेता है। तो बॉर्नेकल कछुआ है उसको तो लाभ हो रहा है, पर व्हेल मछली को कोई हानि नहीं है। तो ये आपसी जो संबंध है वो किसका है? सहभोजिता का है। दोनों साथ साथ घूमते हुए अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पर बॉर्नेकल को तो लाभ हो रहा है, कछुए को तो, पर व्हेल मछली को कोई हानि नहीं है। अब अगला उदाहरण है, जहां पशु चारण क्रिया करते हैं उसके पास में ही बुगलों का विचरण रहता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जहां पशुओं की चारण क्रिया होती है उसके पास में ही बुगलों का विचरण का पाया जाना किस प्रकार के अन्योन्य क्रिया का या अन्योन्य क्रिया का संबंध है? तो आप कहेंगे कि जहां पशु चरते हैं उस घास में छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं, और पशुओं के उस घास के पास में चरने के लिए जैसे ही मुंह डाला जाएगा वो छोटे मोटे कीट वहां से उड़ेंगे और बुगले उनको फटाक से पकड़ के उनका क्या कर लेगा? भोजन कर लेगा। तो पशुओं को तो उन बुगलों से कोई हानि है नहीं, पर बुगलों को पशुओं से लाभ जरूर मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो किस प्रकार का संबंध है? तो आप कहेंगे सहभोजिता का संबंध है। उसी प्रकार से समुद्री एनीमोन के स्पर्शकों के बीच में क्लाउन मछली का उपस्थित रहना, सी अर्चिन, समुद्री एनीमोन जो होता है उसके स्पर्शक रहते हैं, उनके बीच में छोटे आकार की क्लाउन नाम की मछली है वो पड़ी रहती है। तो वो पानी के अंदर जैसे जैसे सी एनीमोन घूमता है क्लाउन मछली भी घूम लेती है, उनको भी छोटे मोटे जो जंतु पल्लवक है वो भोजन के रूप में मिल जाते हैं, पर सी एनीमोन को तो कोई हानि नहीं है, पड़ी है आराम से, छोटी मोटी कोई पास में पड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर उस क्लाउन मछली को लाभ हो रहा है कि उस स्पर्शकों के बीच में वो अपने आप को सेफ रख लेती है, सुरक्षित रख लेती है और आराम से उसके साथ घूमती हुई भोजन भी प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता कहलाता है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है पर दूसरे को कोई हानि नहीं होती। अगला जो एक संबंध है वो है एनिमलिज्म। म्यूचुअलिज्म से पहले एक और संबंध पढ़ते हैं, वो है एनिमलिज्म। इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, दोनों जीवों को परस्पर क्या होता है? लाभ होता है। किंतु ये दोनों जीव स्वतंत्र रूप से भी अपना अस्तित्व रखते हुए आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों जीवों को आपस में लाभ पहुंचाते हुए एक साथ साथ रहकर जीवन जीना कोई उपयोगिता या कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात वापस बता रहा हूं, दो जीवों के बीच पाए जाने वाला ऐसा धनात्मक अन्योन्य क्रिया, दो जीवों के बीच पाए जाने वाली ऐसी धनात्मक अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों जीवों को पारस्परिक लाभ होता है, किंतु संपूर्ण जीवन काल तक उन दोनों जीवों का परस्पर साथ साथ उपस्थित रहते हुए इस संबंध का बनाए रखना उन दोनों के जीवित रहने हेतु कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को एनिमलिज्म कहते हैं। और दूसरा है म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहोपकारिता, दो जीवों के बीच पाए जाने वाली वो धनात्मक अन्योन्य क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोनों जीवों के बीच पाए जाने वाली वो धनात्मक अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों जीवों को पारस्परिक रूप से लाभ तो होता है, दोनों जीवों को पारस्परिक रूप से लाभ होता है, एवं साथ ही साथ वो दोनों जीव एक दूसरे के बिना अपने आप को जीवित भी नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार के सहजीवी संबंध को सहोपकारिता कहते हैं। सहोपकारिता भी सहजीवी संबंध, एनिमलिज्म भी सहजीवी संबंध, और कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता भी सहजीवी संबंध है। ये तीनों सहजीवी संबंध है जिसमें पहला जो कॉमनसेलिज्म है उसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ और न हानि। दूसरा एनिमलिज्म है, इसमें दोनों को लाभ होता है पर उन दोनों को संपूर्ण जीवन में जीवित रहने के लिए साथ साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी मर्जी पड़े तो अलग भी हो सकते हैं। पर तीसरा जो सहोपकारिता का संबंध है इसमें दोनों को लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ दोनों को जीवित रहने के लिए दोनों का जीवन पर्यंत तक साथ साथ में रहना भी जरूरी होता है। यह है तीनों में अंतर। और ये दोनों की बातें और उदाहरण तो हो गई, अब सहोपकारिता की परिभाषा हो गई है। सहोपकारिता के प्रकृति में क्या क्या उदाहरण है? तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है लाइकेन का। लाइकेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। शैवालों व कवक घटकों के बीच उपस्थित वह सहजीवी संबंध, शैवालों व कवक घटकों के बीच उपस्थित वह सहजीवी संबंध जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को
फायदा पहुंचाते हुए साथ साथ उपस्थित रहते हुए सहजीवी संबंध दर्शाते हो, लाइकेन कहलाता है। इस प्रकार के सहोपकारी संबंध में लाइकेन का शैवाल घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। शैवाल घटक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, शैवाल घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है? कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। और इस लाइकेन का जो कवक घटक होता है वो मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करने में सहायक होता है। अब न तो इस प्रकार के संबंध में रहने वाले ये कवक और शैवाल घटक स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। ऐसे तो शैवाल स्वतंत्र रहते हैं, कवक स्वतंत्र रहते हैं, पर वे शैवाल और वे कवक जो आपस में मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं वो स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हुए अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के संबंध को सहोपकारिता संबंध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है माइकोराइजा। दूसरा माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। कवकों व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच उपस्थित वह सहजीवी संबंध, कवकों व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच उपस्थित वह सहजीवी संबंध जिसमें कवक घटक पादपों की जड़ों के आंतरिक व बाह्य सतह पर, कवक घटक उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों की आंतरिक व बाह्य सतह पर एक जाल बनाते हुए और दोनों सहजीवी संबंध के रूप में उपस्थित रहते हुए कवक घटक द्वारा पोषण, कवक घटक द्वारा जल व खनिज लवणों को अवशोषित कर पादप घटक को उपलब्ध करवाया जाएगा और पादप द्वारा जड़ों के आंतरिक व बाह्य भित्ति पर उपस्थित शैवाल घटक को, उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बाहर उपस्थित कवक घटक को पादप द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में ये दोनों जीव पृथक पृथक जीव उपस्थित रहते हुए अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक घटक पादपों की जड़ों की आंतरिक या बाह्य सतह के बाहर एक जाल बनाकर अधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों को अवशोषित कर पादपों को उपलब्ध करवाते हैं। उसके बदले में ये उच्च श्रेणी के पादप इन कवक घटकों को कार्बनिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करवाते हुए दोनों सहजीवी संबंध के रूप में उपस्थित रहते हुए साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अगला है परागण क्रिया हेतु। बहुत सारे परागण क्रिया, परागण क्रिया हेतु जीवों में पाई जाने वाला परागण या पॉलिनेशन की क्रिया हेतु पादपों और कुछ विशेष प्रकार के कीटों के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध। आपने बहुत सारे ऐसे परागण क्रिया में उदाहरण देखे जिसमें बहुत सारे पादपों के पुष्प किसी विशेष प्रकार के कीटों के साथ ऐसा सहजीवी संबंध रखते हैं, ऐसा सहोपकारिता का संबंध रखते हैं जिसमें पादप कीटों को या तो पोषक तत्व उपलब्ध करवा रहा है या अंडों को रखने या अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु जगह उपलब्ध करवाता है या विशेष प्रकार के गंध, रस और स्वाद और मकरंद को उपलब्ध करवाते हुए कीटों को कुछ विशेष प्रकार का आश्रय स्थल देता है। एवं ये कीट घटक पादपों में पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाते हुए परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो इस प्रकार के जो सहोपकारी संबंध है उसको परागण क्रिया हेतु उच्च श्रेणी के पादपों और कीटों के बीच पाए जाने वाली सहोपकारी संबंध का उदाहरण है। इसके उदाहरण में पहला उदाहरण है अंजीर का जो पुष्प है। अंजीर आप सबने देखा है। उस अंजीर का जो पुष्प है वो मादा बर जाति के कीट, मादा बर जाति के कीट को अपने अंडों को उसके पुष्प क्रम के उस पुष्प क्रम के अंदर, हाइपनथोडियम नाम का पुष्प क्रम होता है, उस पुष्प क्रम के अंदर अंडों को सुरक्षित रखने हेतु स्थान उपलब्ध करवाता है। और ये मादाबर जाति का कीट इस अंजीर के पुष्प में परागण की क्रिया को संपन्न करवाता है। इन दोनों के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को सहोपकारिता कहते हैं। अगला उदाहरण है एक ऑर्किड है, वो मादा ऑफ्रिस
मादा ऑफिस मक्खी के साथ परागण क्रिया हेतु सहजीवी संबंध दर्शाता है। क्या होता है सहजीवी संबंध? तो आप कहेंगे कि ये ऑर्किड जो है, उस ऑर्किड का जो पुष्प है ये भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, भूमध्य सागर के मेडिटेरियन जो है बीच है, उसके ऊपर ये ऑर्किड नाम का एक पादप, अधिपादप उपस्थित रहता है। इस अधिपादप के जो पुष्प है, उस पुष्प की जो पंखुड़ियां, उस पुष्प का आकार, उस पुष्प का रंग, उस पुष्प का गंध, ये सब के सब इस ऑफरिस मादा मक्खी की से समानता रखते हैं, जिससे इस ऑफरिस कीट की जो नर मक्खी है वो इस पुष्प को मादा समझकर इसके ऊपर सेक्स या कोइटस या कॉपुलेशन की क्रिया हेतु या मैथुन क्रिया हेतु बैठती है। पर उस नर को ये नहीं पता कि ये मादा मक्खी नहीं है, सॉरी ये मादा मक्खी नहीं है, ये तो ऑफरिस का पुष्प है। और उस पुष्प के ऊपर बैठते ही उस पुष्प के परागकण जो होते हैं वो उस नर मक्खी के ऊपर चिपक जाते हैं। वो नर मक्खी उस पुष्प से उड़ती है और ऑफरिस के इस ऑर्किड के दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठती है। वो उसको भी वो मादा मक्खी समझकर बैठती है और परागकण वहां चले जाते हैं। तो ये ऑर्किड जो है वो इस ऑफरिस मक्खी के साथ एक परागण क्रिया हेतु एक विशेष प्रकार का छद्म मैथुन या यूं कह सकते हैं स्यूडो कैपुलेशन की क्रिया दर्शाता है। स्यूडो कॉपुलेशन या आभासी मैथुन की क्रिया को दर्शाता है। और इसी आभासी मैथुन क्रिया के द्वारा ही ये ऑर्किड इस ऑफरिस मक्खी के द्वारा परागण की क्रिया करवा लेता है। और इस ऑफरिस मक्खी और इस ऑर्किड के बीच में पाए जाने वाले इस सहजीवी संबंध को सहोपकारिता का संबंध कहते हैं, जिसमें आभासी मैथुन की क्रिया पाई जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न श्रेणी के जंतुओं और परितंत्र के घटकों के मध्य अन्योन्य क्रिया उपस्थित रहती है और इन्हीं अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा जीव अंतर संबंधित रहते हुए पारितंत्र को और अधिक स्थायी और संतुलित बनाए रखते हुए सामान्य जीवन यापन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपको अगला चैप्टर इकोसिस्टम अगले वीडियो के अंदर मिलेगा। आप सबका दिन शुभ रहे और आप इस मिशन मेरिट के बैच में अधिक से अधिक वीडियो को देखें, सीरियसली समझें और अपने नोट्स में कहीं कोई वेरिएशन है तो उसको मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।